डियर फ्रेंड्स एंड फैंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे लंबा अंडर वाटर टनल क्यों और किस तरह बनाया गया था। दो स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपीय ममालिक के दरमियान मौजूद इंग्लिश चैनल दुनिया के सबसे अहम बहरी रास्ते में से एक है, लेकिन चैनल के चट्टानों से भरे किनारे और तूफानी मौसम ने इसको पार करना हमेशा से काफी मुश्किल बनाया था। चुनाचे 18वीं सदी ईस्वी के इब्तिदा में इंजीनियर्स ने 33 किलोमीटर लंबी इस दूरी को पुर करने के लिए कई तजावीज़ पेश की। उनकी तजावीज़ में से पहली तजवीज़ ये थी कि आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए जाएं और इन आइलैंड्स को ब्रिजेस की मदद से लिंक किया जाए। उनकी दूसरी तजवीज़ ये थी कि पानी के अंदर ऐसे पाइप की तरह के रास्ते बनाए जाएं जो तैरते हुई किश्तियों से लटके हो। जबकि तीसरी तजवीज़ ये थी कि पानी के अंदर अब तक का सबसे बड़ा टनल बनाया जाए। कई साल गुजर गए लेकिन इंजीनियर्स फैसला नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार 18वीं सदी के आखिर में यूरोपियंस ने आखिरी तजवीज़ यानी कि टनल बनाने के बारे में सोचना शुरू किया। उस जमाने में टनल खोदने वाली मशीन यानी कि ड्रिलिंग मशीन इजाद हुई, जिसकी वजह से टनल बनाने का ख्वाब और भी आसान नजर आ रहा था। लेकिन इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी रुकावट ऐसी थी जो कोई इंजीनियर हल नहीं कर सकता था, और वो रुकावट थी उस वक्त की ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश अपनी जुग्राफियाई दूरी को एक स्ट्रैटेजिक फायदा समझ रहे थे। उनका ख्याल था कि अगर ये टनल बन गया तो फ्रेंच उन पर आसानी से हमला कर सकेंगे, और इस तरह फ्रेंच हमले के खौफ ने टनल के प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया। ब्रिटिश का ये खौफ तब खत्म हुआ जब फिजाई जंगें शुरू हुई, और इस तरह से ब्रिटिश ने भी टनल बनाने की इजाजत दे दी। लेकिन फिर नए माली प्रॉब्लम्स पैदा हो गए। आखिरकार इनिशियल खुदाई के 100 साल बाद दोनों ममालिक इस नतीजे पर पहुंचे कि टनल प्राइवेट फंडिंग के साथ प्रोसीड किया जाएगा। 1985 में फ्रेंच और ब्रिटिश कंपनीज के एक ग्रुप ने मौजूदा 14 बिलियन पाउंड्स के बराबर इन्वेस्ट किए। इतनी बड़ी रकम से बनने वाला ये उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था। काम शुरू हुआ और अब डिजाइन के मुताबिक 3 मुख्तलिफ टनल्स बनाने थे। एक टनल उस ट्रेन के लिए जो फ्रांस को जाती थी, दूसरा टनल उस ट्रेन के लिए जो इंग्लैंड को जाती थी, और तीसरा टनल इन दोनों टनल्स के दरमियान सर्विस टनल था। क्रॉसओवर चेंबर, इमरजेंसी पैसेजेस और एयर डक्ट्स को मिलाकर ये टोटल 200 किलोमीटर लंबा टनल था। 1988 में वर्कर्स ने ये सोचते हुए दोनों साइड्स से काम शुरू किया कि टनल ड्रिल करते करते दरमियान में मिल जाएंगे। फ्रेंच साइड से इब्तिदाई खुदाई के दौरान ये पता चला कि साइट में क्रैक्स आ गए हैं, और इन छोटे छोटे क्रैक्स में से पानी सीप होते हुए स्टोन्स में चला जाता, जिसकी वजह से स्टोन्स में पानी आ जाता, जिसके लिए इंजीनियर्स को वाटरप्रूफ बोरिंग मशीन दरकार थी। लेकिन ब्रिटिश ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और रेगुलर मशीन्स से काम जारी रखा। अभी कुछ ही महीने गुजरे थे कि पानी उन छोटे छोटे क्रैक्स में से अंदर दाखिल हो गया, जो बजाहिर दिखाई नहीं दे रहे थे, और स्टोन्स काफी गीले हो गए थे। अब इन गीले स्टोन्स में काम करने के लिए वर्कर्स को मशीन की ड्रिलिंग से पहले एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता था। इसके अलावा पानी रोकने के लिए ग्राउटिंग भी करना पड़ता था। सीपेज को सीमेंट या किसी और मटेरियल से रोकने को ग्राउटिंग कहते हैं। इन तमाम मुसीबतों के बावजूद काम तेजी से जारी रहा, और दोनों टीमें अपनी फुल कैपेसिटी के साथ आगे बढ़ रही थी। 1300 टन्स की ये मशीन्स तकरीबन 3.5 मीटर पर आवर की रफ्तार से ड्रिलिंग कर रही थी। जैसे जैसे वर्कर्स टनल में ड्रिलिंग करते जाते तो टनल की चाँद को सपोर्ट करने के लिए लाइनिंग रिंग इंस्टॉल करते जाते, और इस तरह से हर मशीन के पीछे लगे सपोर्टिंग वैगन्स के लिए भी रास्ता बन जाता। अपनी फुल स्पीड के साथ साथ वर्कर्स को एहतियात भी करना पड़ रहा था। इसके अलावा स्टोन्स की लेयर एक जिगजैग पैटर्न को फॉलो कर रही थी, जो उस अनस्टेबल क्ले के दरमियान थी जिसमें सर्वेयर्स ने 100 से ज्यादा होल्स किए थे। दोनों टीमें ये मालूम करने के लिए बार बार कोऑर्डिनेट्स चेक करती कि वो सही रास्ते पर है या नहीं। सही रास्ता मालूम करने के लिए वर्कर्स सैटेलाइट पोजिशनिंग सिस्टम का भी सहारा लेते थे। इसके अलावा गहराई नापने के लिए पैलियोंटोलॉजिस्ट को भी हायर किया गया था, जो एक्सकवेटेड फॉसिल्स से ये मालूम करते कि वो सही गहराई पर है या नहीं। इस कंस्ट्रक्शन में टोटल 13,000 लोगों को हायर किया गया था, जिसमें से 10 वर्कर्स जान की बाजी भी हारे।
तकरीबन 2.5 साल की खुदाई के बाद दोनों साइड्स से वर्कर्स आपस में मिल गए और टनल कंप्लीट हो गया। ब्रिटिश वर्कर ग्राहम फैग फ्रेंच साइड से निकल गया और इस तरह आइस एज से लेकर उस टाइम तक ग्राहम फैग पहला इंसान था जिसने इंग्लिश चैनल को टनल के जरिए पार किया था। लेकिन काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। क्रॉसओवर चेंबर और पंपिंग स्टेशन इंस्टॉल करना और 100 माइल्स से ज्यादा ट्रैक केबल और सेंसर्स बिछाना अभी बाकी था। लेकिन 6 मई 1994 को टनल की ओपनिंग सेरेमनी ने टनल की कंप्लीशन का इशारा दिया, जिसके 16 महीनों बाद टनल को आम पब्लिक के लिए खोला गया और इसमें पैसेंजर्स ट्रेन्स और कार और ट्रक्स के लिए रेल शटल्स बनाए गए। आज ये टनल 20 मिलियन लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। इसकी बदौलत लोग आज सिर्फ 35 मिनट्स में इंग्लिश चैनल को पार करते हैं। अफसोस की बात है कि हर किसी को कानूनी तौर पर ये टनल पार करने की इजाजत नहीं है। हजारों की तादाद में रेफ्यूजीज ने इस टनल के जरिए ब्रिटेन में दाखिल होने की कोशिश की, जिसमें से बोट से रेफ्यूजीज जान की बाजी भी हारे हैं। इन हादसात की वजह से टनल का जुनूबी हिस्सा आजकल मुतनाजा है। उम्मीद की जाती है कि ये टनल हमें याद दिलाएगा कि अगर इंसान अपनी रुकावटों को तोड़े तो दुनिया की कोई ताकत उसको अपने मकसद में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। इस किस्म की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज एंड हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।